हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके फिर से सोमवार से एग्जाम शुरू हुए हैं। तो 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्जाम में हमें टोटल 25 क्वेश्चन मिले हैं जीके, साइंस और हिंदी के। उन सभी प्रश्नों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल और रियल रहेंगे। तो आज जिनका भी 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, 2022 में नवनियुक्त कौन हुए हैं। तो महाराष्ट्र के 2022 में जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है दोस्तों, तो एकनाथ शिंदे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा पंजाब के कौन हैं, तो पंजाब के हैं भगवंत मान। झारखंड के कौन हैं, तो झारखंड के हैं हेमंत सोरेन। ओडिशा के कौन हैं, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हिमाचल प्रदेश के कौन हैं, तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सिग्मो गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सिग्मो महोत्सव है, ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। और गोवा की जो प्रमुख लोक नृत्य वो कौन कौन से है, फुगड़ी नृत्य है, दकनी है, कुंभी नृत्य है, टोनी मेल है, धनगर नृत्य है, मांडो है और घोड़े मोदनी। ये क्या है, गोवा के प्रमुख लोक नृत्य रूप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। देखिए दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का है, तो वो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, केवल कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के गोपालगंज से जो विधायक चुने गए हैं वो चुनी गई है कुसुम देवी। ठीक है दोस्तों, तो कुसुम देवी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को 2183 यानी कि 2183 मतों से क्या है, शिकस्त दी है। ठीक है, तो कुसुम देवी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए दोस्तों, जल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प। ठीक है, इसके अलावा नदी के भी मैं आपको बता देता हूं जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरणी, आपका, निमंगा, कूलशंका। और पवन के पर्यायवाची शब्द बता दूं, वायु, समीर, हवा, अनिल। ये क्या पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो नदी और पवन के भी जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा और जो लिखित संविधान है वो है अपने भारत देश का। ठीक है दोस्तों, तो भारत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो भारत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1949 में इनमें से क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, 1949 में संविधान निर्माण के लिए 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई थी। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति मास्टर बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चरक संहिता का संबंध किस वेद से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने चरक संहिता की। तो चरक संहिता का जो संबंध है वो आयुर्वेद से है। ठीक है दोस्तों, चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में, इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वस, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और
प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और श्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए। ठीक है, तो आयुर्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु का विलोम शब्द बताइए। तो गुरु के विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? शिष्य या फिर चेला। ये क्या है? गुरु के प्रमुख विलोम शब्द रहेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अर्जुन के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होते हैं धनंजय, कुंतीसुत, पांडुनंदन, पार्थ, विजयरथ, गांडीवधर, कपिध्वज, सव्यसाची और धनुर्धर। ये क्या है? अर्जुन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो जिसका कोई नाथ न हो, तो जिसका कोई नाथ न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनाथ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर भारत में मई जून महीने में कौन सी हवा चलती है? देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। ठीक दोस्तों, तो लू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 49 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता गया। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर मेडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीता था और 49 केजी भार वर्ग में जीता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातों पर चलना। ठीक है दोस्तों, तो पुरानी बातों पर चलना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट कंप्लीट करना है पूरे 1000 लाइक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य की कार्यकारी शक्तियों को किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? तो राज्य की कार्यकारी शक्तियों को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 155 आपका राइट आंसर था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है? तो भरतनाट्यम का जो जनक है वो भरत मुनि को माना जाता है। ठीक दोस्तों, और भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य भी माना जाता है। तो भरत मुनि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो रबी और खरीफ दोनों के रूप में जो उगाई जाने वाली फसलें वो कौन कौन सी है? तो यह है चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या ऑप्शन में दिया गया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। ठीक है, तो अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु से नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, परमाणु से नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो परमाणु त्रिज्या इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कुत्ते शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये क्या रहेगी? कुत्ते शब्द की शुद्ध वर्तनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया था वो हमें नहीं मिल पाया है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। कबड्डी खेल का जो मैदान है वो 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है और ये 2 हिस्सों में बंटा रहता है। खेल 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था और ऑप्शन क्या थे वो आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर करूंगा, वो थोड़े डाउटफुल क्वेश्चन रहेंगे। आप बताइएगा क्या सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे या फिर नहीं पूछे गए थे। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है छठी का दूध याद दिलाना, तो यानी कि बहुत कष्ट आ पड़ना। अगला क्वेश्चन स्वार्थ का विलोम शब्द पूछा गया था, निस्वार्थ। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप अपना ये क्या निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और अगला क्वेश्चन था योग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हैं। ठीक है,
और अहिल्या का सही वर्तनी पूछा गया था, तो ये अहिल्या की सही वर्तनी रही। तो लास्ट वाले 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल रहेंगे। आप कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों को क्या इससे हेल्प मिलेगी, क्या ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे या फिर नहीं पूछे गए। शुरुआत में मैंने आपको लगभग जो 25 क्वेश्चन पूछे गए कराए हैं वो एग्जैक्ट आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।